हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज है दशहरा, तो सबसे पहले दशहरा की आप सभी को और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। त्यौहार फेस्टिवल्स आते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यूसली करना है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी सार संग्रह का जो वो चल रहा है हमारा एपिसोड्स, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी सार संग्रह ये कर लिया तो आप अपने आप को एग्ज़ाम हॉल में सबसे अलग पाएंगे। तो आप श्योर कीजिए, इंश्योर कीजिए खुद को कि आप जो है एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर करके जाएं किसी भी एग्ज़ाम में अगर जा रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज के टॉपिक्स जो हैं उसको कवर करते हैं। आज ये दूसरा पार्ट है और 2 पार्ट में ये जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है ये ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। पहला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना लगभग 544 ईसा पूर्व से 549 ईसा पूर्व के बीच में इन्होंने किया था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? तो ये था अस्मक। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद था वो क्या था? तो ये था अस्मक, जो दक्षिण भारत का था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये क्या था? मौर्य वंश ने। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये उदयनी ने अपनी राजधानी बनाया था। उदयनी वासवदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? तो वो है उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंशीय शासक घनानंद का शासन था। जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था तो उस टाइम पर जो उत्तर भारत में शासन था तो वो किसका था? घनानंद का। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने दरबार में स्थान प्रदान किया था? तो बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो वो अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो था अजातशत्रु। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी के तट पर। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? तो महापद्मनंद को। यहाँ पर दोस्तों 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ दी हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर मिलान के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर महाजनपद है और यहाँ पर उनकी राजधानियाँ हैं। अंग की जो राजधानी थी चंपा, प्राचीनतम नाम मालिनी था जो मुंगेर में था। मगध की राजधानी जो थी वो गिरिब्रज या फिर राजगृह थी, जो वर्तमान समय में राजगीर के नाम से जाना जाता है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावापुरी जो है कुशीनारा, जो पावापुरी में है। काशी की राजधानी जो था वो वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या फिर अयोध्या। पांचाल की जो राजधानी थी उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, मेरठ व दक्षिणी पूर्वी हरियाणा जो था। बज्जी की जो राजधानी थी विदेह एवं मिथिला। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। वत्स की राजधानी थी कौसंबी। ये इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सूरसेन की राजधानी मथुरा। जो चेदी महाजनपद की राजधानी सोथिवती था। अस्मक की राजधानी जो थी पोतन या पोटली। अवंती की राजधानी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी अवंती जिसको उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी जो थी वो महिष्मती थी।
गांधार की राजधानी जो थी वो तक्षशिला, और कंबोज जो लास्ट 16वां जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी हाटक। बज्जी तथा मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। जो बज्जी और मल जो महाजनपद थे, बज्जी जो है सबसे बड़ा गणतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर स्थापित था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नागदशक। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ये था अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। जब इसको फीवर हुआ था तो उस वजह से इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमिज एवं जैंद्रिमिज का नाम से किया है? तो ये घनानंद। घनानंद को अग्रमिज एवं जैंद्रमिज के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण है। तो लेखक जो हैं जो सिकंदर के टाइम पर, सिकंदर के साथ ही हम कह सकते हैं कि ये भारत में आए थे। तो ये था अरिस्टोबुलस। तो अरिस्टो जो ब्यूलस थे ये आए थे भारत में 327 से 326 ईसा पूर्व के बीच में, और इनकी जो प्रमुख रचना थी युद्ध का इतिहास। महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है एरियन एवं प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनो सेक्रेटस ये जो है 327 से 326 ईसा पूर्व में ये भी आए थे। सिकंदर की जीवनी नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी और यह जहाजी बेड़े का चालक था। उसके बाद में निर्याकस 327 से 326 ईसा पूर्व में ये भी भारत आते हैं, और स्ट्रेबो एवं एरियन विवरण इन्होंने लिखा। वह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। तो ये जो तीन शासक हैं, तीन जो लेखक हैं ये सिकंदर के साथ में भारत आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ये बनकर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का के साथ नहीं आया था? तो ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और हाँ, एनसीईआरटी सार संग्रह की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये आजकल बुक स्टॉल पे नहीं मिल रही हैं। जो शॉप्स हैं बुक्स की, वहाँ पर इसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बहुत कम है, और ख़रीदने वालों की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, संख्या। इस वजह से ये बुक्स जो हैं जल्दी से मार्केट में शॉप्स पर अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँचे और पीडीएफ के माध्यम से लोगों तक ये पुस्तक जो है वो पहुँच सके। तो मेरे इस प्रयास में आप भी शामिल होइए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, इसको शुरू करते हैं। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? चाणक्य जो है विष्णुगुप्त। चाणक्य को दो अलग अलग अन्य नामों से जाना जाता है, एक चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और कौटिल्य की जो महत्वपूर्ण रचना है वो है अर्थशास्त्र। आगे देखते हैं। सैंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? तो ये है विशाखदत्त के। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो अर्थशास्त्र जो है ये कोई इकोनॉमिकल बुक नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल बुक है जिसमें शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र यानी पटना में है। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, क्योंकि मैकियावेली का जो द प्रिंस है उसमें भी उन्होंने शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है और ये बताया है कि राजा को, शासक को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने जो है मैकियावेली ने अपने शासक को लोमड़ी की तरह चालाक और चीते की तरह ताकतवर बताया है, और ये बताया कि ये गुण उसमें होने चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाकता और शेर की तरह ताकत। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो ये लकड़ी से बना हुआ था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था,
को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये पराजित हुआ। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और इंडिका नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखता है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जानकारियाँ हमें मिलती है। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एटियोकस से 3 वस्तुओं मीठा मदिरा, सूखी अंजीर एवं एक दार्शनिक की मांग की थी। किसने? तो ये किया था बिंदुसार ने। किससे? एटियोकस ने, जो सीरिया का शासक था। सीरिया के शासक के साथ जो बिंदुसार है, इसकी जो है मित्रता थी। और जब ये पत्र लिख रहे थे तो उन्होंने उनसे 3 डिमांड किया था, एक मित्रता के को आधार बनाकर, कि मुझे मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक जो है वो दिया जाए। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था और 2 वस्तुएं उसमें से प्रदान की गई थी। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करी? तो ये सम्राट अशोक ने। मौर्य साम्राज्य का सबसे जो प्रतापी शासक माना जाता है, ये अशोक को ही माना जाता है। सेंड्रोकोटस, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य को ये कहा जाता है, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो ये जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर एवं उदगोलम ने, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन कुछ तीर्थ स्थल हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मौर्यकालीन तीर्थ या अधिकारी, तो अगर देखें मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। तो ये जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी कौन कौन सा विभाग संभालते थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मंत्री या पुरोहित किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख अधिकारी थे, जिसको क्या कहा जाता था? मंत्री या पुरोहित कहा जाता था। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी, उसको युवराज कहा जाता था। सन्निधाता, राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी या फिर कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सन्निधाता। समाहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या फिर वित्त मंत्री कह सकते हैं, या फिर इसको हम कर संग्राहक भी कहते हैं। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा जो है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर होता था। व्यावहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक, सेना का संचालक या फिर सेना का प्रधान अधिकारी होता था, उसे क्या कहा जाता था? नायक। नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। सेनापति, सेनाध्यक्ष। इसके बाद में अंतर्वर्षिक, ये सम्राट का अंगरक्षक होता था या सेना का प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक उद्योग धंधे एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष होता था। प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला जो होता था, उसे क्या कहा जाता था? तो प्रशासता कहा जाता था। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी जो होता था, उसको दंडपाल कहा जाता था। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों के प्रबंधक को दुर्गपाल कहा जाता था। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, इसे अंतपाल कहा जाता था। आटविक, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसको क्या कहा जाता था? आटविक। द्वारिक, राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी द्वारिक होता था। और नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी नागरक कहलाता था। मौर्यकालीन अधिकारी पौतावध्यक्ष का प्रमुख कार्य क्या था? तो ये मापतौल का काम करता था। तो पौत वाध्यक्ष, इसका मुख्य काम क्या था? मापतौल का ये अधिकारी था। नेक्स्ट देखते हैं, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने।
यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रावणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति या संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग किया। संलेखना पद्धति क्या होता है दोस्तों? तो इस पद्धति के तहत जो व्यक्ति होता है वो अपना जल और अन्न का परित्याग कर देता है और भूखे रहकर एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना प्राण जो है वो त्याग देता है। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता था? तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से आप इसको ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई? तो पत्थर की पट्टियों पर। अशोक सम्राट का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो ये पेशावर यानी पाकिस्तान में है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो ये प्राकृत भाषा है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता दिया हुआ है और उनका वर्ष जो है अशोक का अभिलेख, खोजकर्ता और वर्ष। धौली अभिलेख की खोज किट्टो ने की थी और 1837 में इसकी खोज हुई थी। भाब्रू शिलालेख जो है इसकी खोज कैप्टन बर्ट द्वारा किया गया था। कब? 1840 में। बराबर व नागार्जुनी गुफा, इसकी खोज हैरिंगटन ने की थी 1785 में। दिल्ली टोपरा, ये जो अभिलेख है ये कैप्टन पोलियर द्वारा किया गया था 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख पेड्रो टिपेंथलर द्वारा खोज की गई थी 1750 में। मानसेहरा की जो अभिलेख था वो कैप्टन ले द्वारा 1889 में खोज की गई। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्टस द्वारा 1860 में इसकी खोज की गई। रुमिन देई फिहरर द्वारा 1896 में इसकी खोज की गई। जौगढ़ अभिलेख की जो खोज है वो सार वॉल्टर एलियट द्वारा 1850 में किया गया। और गिरनार शिलालेख, इसकी खोज लेफ्टिनेंट कर्नल डाट ने 1822 में किया था। शाहबाजगढ़ी, इस अभिलेख की खोज एक फ्रांसीसी अधिकारी ने किया था 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इसकी खोज टी.एस. वर्ट द्वारा 1834 में किया गया। मास्की अभिलेख की खोज बिडेन द्वारा 1915 में किया गया। निगाली सागर, इस अभिलेख की खोज फिहरर द्वारा 1895 में किया गया। रामपुरवा अभिलेख, इसकी खोज कार्लाई द्वारा 1872 में किया गया। और सारनाथ स्तंभ, इसकी खोज जो है ऑरेल स्टाइन द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो अशोक से संबंधित थे और उसके खोजकर्ता। आगे देखते हैं, मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को समुत्थान एवं स्वयं व्यावहारिक तथा व्यापारियों का नेता को सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारियों के जो नेता थे उनको क्या कहा जाता था? सार्थवाह। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो इसका प्रमाण जो है देव नाम प्रिय प्रियदर्शनी, देवों का प्यारा उपनाम से मिलता है। एक्चुअली में अशोक को जो है देव नाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, यानी कि देवों का प्यारा। इससे ही ये पता चलता है कि हालांकि अशोक ने बौद्ध धर्म तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन हिंदू धर्म में भी आस्था उसकी अभी भी बरकरार थी। प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो ये श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन आदेश जारी किए? तो ये अशोक ने। अशोक एक ऐसा शासक था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में
अपने जो शासन के जो आदेश होते थे, सारे आदेशों को अभिलेखों के माध्यम से इन्होंने जनता तक पहुंचाने का काम किया था। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये है भाब्रू स्तंभ, जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि में लिखे अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इसको। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो ये 5वां जो उनका अभिलेख है, बृहद शिलालेख, उससे पता चलता है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में ये स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीता अध्यक्ष द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के राजकीय संबंध थे। दोस्तों, आपको पता होगा कि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से जो एनसीईआरटी सार संग्रह की जो बुक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप एनसीईआरटी सार संग्रह को जो है वो कवर करके ज़रूर जाइएगा। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इसको करके जाते हैं तो आप अपने आप को एग्ज़ाम हॉल में और स्टूडेंट के मुकाबले आगे पाएंगे, और 5 से 7 क्वेश्चन आप इससे आसानी से ईजिली जो है अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो वो हुआ है कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था, और इंडिका नामक पुस्तक जो है इसने लिखी थी। चलिए देखते हैं यहाँ पर अधिकारी और उससे संबंधित विभागों का वर्णन दिया हुआ है। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, उसे क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष। आकार अध्यक्ष खानों का जो अध्यक्ष होता था उसको आकार अध्यक्ष बोला जाता था। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग का जो प्रधान होता था उसको लक्षणा अध्यक्ष बोला जाता था। शुल्काध्यक्ष जो है व्यापारी कर का प्रधान होता था, उसको शुल्काध्यक्ष बोला जाता था। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट का विभाग अध्यक्ष जो होता था उसको मुद्रा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। संस्था अध्यक्ष जो व्यापारी मार्गों का अध्यक्ष होता था, व्यापारिक मार्गों का, उन व्यापारिक मार्गों के अध्यक्ष को संस्था अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र है उसमें गुप्तचर व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, और कई सारे गुप्तचरों के प्रकारों का वर्णन उसमें किया गया है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो ये इंडिका यानी मेगास्थनीज द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसमें इसका वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म के अनुयायी हो गया था? तो ये हो गया था जैन धर्म का। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये था तक्षशिला। आप नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो मत टिक कीजिएगा, ये था तक्षशिला। गाँवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो ये मौर्यों ने। और मौर्यों ने अपने शासन व्यवस्था को एक तरीके से कह सकते हैं कि तोड़कर जो है विखंडित करके शासन चलाया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुर्मै कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? तो महापक्षम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में
चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो ये राजस्व के स्रोत हैं। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये जो झील का निर्माण करवाया गया था, ये करवाया गया था सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और सिंचाई को उन्नत करने के लिए, ताकि फसलों में खेती जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुबाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो जो कौरुबाकी द्वारा जो दान किया जाता था उसका अभिलेख कहाँ से मिलता है? रानी के अभिलेख से। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। यानी कि ऐसी पत्नी जिसका त्याग जो है पति ने कर दिया है, उसके लिए विवाह का वर्णन किसमें किया गया? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिला है? तो ये 13वें शिलालेख में। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता हुआ है? तो वो सातवाहन से। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये था बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था, कौन था? अलेक्जेंडर। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में इसने जो है कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया, और इसी कलिंग विजय के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और उसके बाद जो है वो युद्ध से उसको विरक्ति हो जाती है और वो धर्म के मार्ग पर लौट आता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वह कहाँ का शासक था? सीरिया एवं बेबीलोन का। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये दशरथ ने। अशोक की उपाधियाँ दी गई है और यहाँ पर किस स्रोत से उसके बारे में जानकारी मिलती है उसके बारे में है, तो ये उपाधि है और यहाँ पर स्रोत है। अशोक जो है इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? मास की लघु शिलालेख से। देवनाम प्रियम अशोक राजा, ये गुर्जरा लघु शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अशोक मौर्य की उपाधि जो है इसके बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। प्रियदर्शी राजा, ये बराबर गुहा लेख से मिलता है इसके बारे में जानकारी। प्रियदर्शी राजा मगध, भाब्रू बैराट लघु शिलालेख से मिलता है इसके बारे में जानकारी। और प्रियदर्शी राजा कंधार बृहत शिलालेख, द्वीपवंश एवं महावंश से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अशोक वर्धन पुराण से इसके बारे में जानकारी मिलती है कि पुराण में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। राजा अशोक निट्टूर लघु शिलाभिलेख में अशोक को राजा अशोक की उपाधि दी गई है। और राजा अशोक देवनामप्रिय, ये जो है उद्गोलम लघु शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो ये तक्षशिला में। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? तो कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरामाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य के पश्चात भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो सिक्कों का परीक्षण करना। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है कौन था? तो वो था बिंदुसार। मौर्य काल में कुछ मुद्राएं चलाई गई, उन मुद्राओं को अलग अलग नामों से जाना गया। तो इस काल में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है।
चांदी के सिक्कों के 4 प्रकार थे। एक तो था पर्ण, अर्धपर्ण, पाद एवं अष्टभाग। तांबे के सिक्कों के भी 4 प्रकार थे, मासक, अर्धमासक, कांकड़ी एवं कांकड़ी। तो ये 4 प्रकार के चांदी के सिक्के और 4 प्रकार के तांबे के सिक्के थे। हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो ये था सातवाहन वंश का। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये था अमरावती में। दोस्तों, सातवाहन जो है इनसे संबंधित क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी सार संग्रह की जो बुक है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी सार संग्रह ये कर लिया तो आप 5 से 7 नंबर आराम से ईजिली तरीके से कर सकते हो एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं इसको आगे। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना करी। इसे वेदों का आश्रय कहा जाता है। वेदों का आश्रय किसे कहा जाता है? वेंकटक को। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व शक संवत प्रारंभ हुआ था इस टाइम पर। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? तो ये कुषाणों ने। कुषाणों द्वारा जो है तांबे के सिक्के चलाए गए थे और सबसे ज़्यादा जो तांबे के सिक्के हैं वो कुषाणों द्वारा चलाया गया। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो 135 वर्ष का। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो वो था सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया? तो ये किया कण्व वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो वो पान चाऊ ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो कुषाण वंश। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 57 ईसा पूर्व। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो ये चेदी वंश से संबंधित थे। प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो ये डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? तो यह कुषाण शासक। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? तो ये हुबिशक ने चलाए थे। किसने? हुबिशक ने। बुध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो ये कनिष्क के जो सिक्के हैं उस पे बुध का अंकन देखने को मिलता है। योधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो ये कार्तिकेय का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गांधार शैली। नेक्स्ट है कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो ये थे चरक। कनिष्क किस साम्राज्य से संबंधित था? तो यह महायान बौद्ध संप्रदाय से। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो ये था शुंग वंश। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो ये है मिनांडर का। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारी। मौर्य काल के बाद कई सारे विदेशी आक्रमण हुए और उसमें जो है आक्रमणकर्ता कौन कौन से थे उसके बारे में है। तो ये विदेशी आक्रमणता, भारत आगमन, मूल निवास स्थान, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक और राजधानी एवं विशेष तथ्य। तो हिंद यवन ये जो भारत आए थे 190 ईसा पूर्व में, इनका जो मूल निवास स्थान था वो था बैक्ट्रिया अफगानिस्तान और इनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो था मिनांडर मिलिंद शाकिल और इनकी जो राजधानी थी वो थी वर्तमान सियालकोट। वहीं अगर बात करें शक सीथिलियन की, तो ये 90 ईसा पूर्व में भारत आए थे और इनका जो मूल निवास था सीरिया और ईरान और इसके जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो थे उनका नाम था नहपान और इनकी जो राजधानी थी महाराष्ट्र में। प्रांत अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। पार्थिलाई या पहलवन पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में ये भारत आते हैं
और पार्थिया और ईरान इनका जो था निवास स्थान था। और गोंडे फर्नीज जो इसका प्रसिद्ध शासक था। बेग्राम अफ़गानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है कि बेग्राम यानी अफ़गानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। कुषाण या यूची 15 ईसा पूर्व में भारत आते हैं। चीनी और तुर्किस्तान जो है इनका मूल निवास स्थान था। और कनिष्क इसका जो है सबसे प्रसिद्ध शासक था। ये VVI में लगा लीजिए। उज्जैनी वर्तमान उज्जैन और पुरुषपुर यानी वर्तमान पेशावर में इन्होंने जो है अपनी राजधानी स्थापित करी थी। आक्रमणकारियों का क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले हिंद यवन, फिर शक, फिर पहलवन और उसके बाद में कुषाण यहाँ पर आते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो है कुषाण शासकों को जाता है। और कुषाण शासक में बिम कडफिर शेष जो था उसने जो है सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट जो है वो है गुप्त काल। गुप्त काल जो है दोस्तों ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त। नगरों की क्रमिक पतन किस एक काल में की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को। ये गुप्त काल जो था इसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो ये 275 से 500 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गुप्त काल से दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गुप्त काल को आप बहुत अच्छे तरीके से जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। साथ ही साथ में इस NCERT सार संग्रह से अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है प्रथम समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा को का अन्य नाम जो था वो देवगुप्त था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ये होता था ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख यानी प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के स्मृति में। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को। इनके बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दे रखा है गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियाँ। कौन कौन से गुप्त शासक थे जिनको अलग अलग उपाधियाँ दी गई थी? श्रीगुप्त जो था इसको आदिराज या महाराज की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या फिर विक्रमांक दिया गया। स्कंदगुप्त को सक्रांदित्य या फिर सक्रोपम की उपाधि दी गई थी। और समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य और चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि प्रदान की गई थी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश के घटोत्कच वंश का कहा गया है। अगर बात करें गुप्तकालीन अधिकारियों की तो गुप्त काल में बहुत सारे अधिकारी थे जो अलग अलग विभागों से संबंधित थे। तो यहाँ पर महासेनापति ये सर्वोच्च सेना के अधिकारी होते थे, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। रणभंडार नागरिक ये जो है सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। महासंधि विग्राहक या युद्ध व शांति का प्रधान होता था। महाभंडार ग्राहीकृत ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। महाअक्ष पटलिक ये अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। सर्वाध्यक्ष ये केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। महाप्रतिहार ये राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। ध्रुव अधिकरण ये भूमि कर वसूलने वाले विभाग का
प्रधान हुआ करता था। अग्रहारिक ये जो है दान विभाग का अधिकारी होता था, दान विभाग का प्रावधान होता था। और महाबल अधिकृत सेना का सेनापति या फिर सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंड नायक न्यायाधीश को कहा जाता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, उसे दंडपाशिक के नाम से जाना जाता था। विनय स्थिति स्थापक शिक्षा अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक इसको कहा जाता था। शिक्षा अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ये था सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो वो था शपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान था तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इनमें कौन कौन सा था? तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो है कालिदास, धन्वंतरी, पक्षनबक, शंकु, बेताल भट्ट, अमरसी, घटकपर और बरामिहिर और बररुचि, ये जो है इसके 9 रत्न थे। और इसमें से जो है कालिदास, अमरसी और ये जो है बरामिहिर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है इनके बारे में। शक एवं गुप्त सामंतों के मध्य कितना अंतर है? तो ये है 242 वर्ष का। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? तो ये रूपक के नाम से जाना जाता था। सोने के जो सिक्के गुप्त काल में चलाए गए उसको दिनार और चांदी के सिक्कों को रूपक नाम से जाना जाता था। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो ये तंतुबाय का उल्लेख उसमें किया गया है। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ यहाँ से देखने को मिलता है। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण जो है किस प्रकार से किया गया है? तो क्षेत्र किसे कहा जाता था? खेती योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, निवास करने योग्य भूमि को वास्तु के नाम से जाना जाता था। खिल, जो भूमि कृषि योग्य नहीं थी उसे खिल के नाम से जाना जाता था। और अपरहत, जंगली भूमि को अपरहत। चारागाह, पशुओं को चराने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह के नाम से जाना जाता था। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है भूमि का वर्गीकरण वहाँ पर किया गया था। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो प्रवरसेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिठूर, कानपुर में। कुमारगुप्त के समय से ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में ही किया गया था। तो जो बिहार का जो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में। गुप्त काल की पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो ये व्यापारिक मंडी थी, इसी वजह से जो है ये पैठन जो है वो प्रसिद्ध थी वहाँ पे। शतरंज का खेल भारत के गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुँचा था। तो शतरंज की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो गुप्त काल से शतरंज की शुरुआत देखने को मिलती है। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को जहाज़ रवाना होता था? तो ये था तम्रलिप्ति, और यही जो है इनका प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से इनका व्यापार होता था। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था? तो फाहियान। और फाहियान ने जो है फूको की नामक रचना लिखी थी, जिसमें इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की व्यवस्था का वर्णन इन्होंने किया था। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किस काल का है? तो ये है गुप्त काल का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख किया गया है। तो एरन अभिलेख जहाँ से हमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है, सबसे पहले जानकारी मिलती है,
उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो गोपराज नामक सेनापति की पत्नी जो है वो सती हुई थी और उसी के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो ये किया जाता था रेशम का आयात। किसका? रेशम का। कल्हण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। तो श्रीनगर की स्थापना के बारे में जो है किसने स्थापित किया था? तो ये किया था अशोक ने। और इसके बारे में जानकारी किससे मिलता है? तो कल्हण के ग्रंथों से या कल्हण द्वारा ये बताया गया है। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये था समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। कौन था वो? तो वो थे आर्यभट्ट। ये गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध जो हैं वो खगोल शास्त्री थे। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है कहाँ से? अजंता से। जो महाराष्ट्र के अजंता की जो गुफा है वहाँ से गुप्तकालीन चित्रकला का जो है उत्कृष्टतम रूप देखने को मिलता है। विशाखदत्त नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन या मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो है स्कंदगुप्त का। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों को संवाद किस भाषा में है? तो ये है प्राकृत भाषा में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शकारी कहा गया? तो ये शकों पर विजय करने के कारण इसे शकारी कहा गया। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? तो ये प्रयाग अभिलेख में। हूणों ने स्कंदगुप्त के शासन में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखें तो गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? तो निगम कहा जाता था उसको। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? तो ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूदान जो है उसको क्या कहा जाता था? अग्रहार के नाम से जाना जाता था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। नेक्स्ट, बाराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? तो ये भगवान विष्णु के सम्मान में जो है बाराह गुहा का निर्माण कराया गया था। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश जो हैं वो कौन कौन से थे? तो देखते हैं, यहाँ पर राजवंश दिया हुआ है, स्थापना और उसके संस्थापक दिया हुआ है। बाकाटाक राजवंश जो है 255 में इसकी स्थापना हुई थी और 330 ईस्वी तक ये जो है चला था। और इसके जो संस्थापक थे वो बिंदु शक्ति और सर्वसेन थे। नाग राजवंश की स्थापना जो है वो 305 ईस्वी में और इसके जो संस्थापक था वो था भवनाग। त्रैकूटक राजवंश की स्थापना 415 ईस्वी में इंद्रदत्त द्वारा किया गया। हुण राजवंश की स्थापना 500 ईस्वी में तोरमान द्वारा किया गया। शालंकायन राजवंश की स्थापना 300 ईस्वी में देववर्मन द्वारा किया गया और विष्णु कुंडिन राजवंश की स्थापना 475 ईस्वी में विक्रमेंद्र द्वारा किया गया। विक्रमेंद्र प्रथम द्वारा। माथुर राजवंश की स्थापना अच्युत द्वारा 325 ईस्वी में किया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो माथुर राजवंश की स्थापना जो है 325 में किसके द्वारा? अच्युत द्वारा। और 350 ईस्वी में शंकर वर्मन द्वारा भी इसकी स्थापना की गई। गुप्त उत्तर काल की बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था तंदी दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो घोड़ों का आयात यहाँ पर किया जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन करवाया था।
बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था वेदक भागम। क्या कहा जाता था? वेदक भागम। हर्ष के शासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्न थे। तो यह है सिंहनाद, सेनापति को सिंहनाद के नाम से जाना जाता था। कुंतल, अश्व सेना के प्रधान को कुंतल के नाम से। स्कंदगुप्त, हस्त सेना का प्रधान जो होता था उसको स्कंदगुप्त। सामंत और महाराज, नागरिक प्रशासन के प्रमुख को सामंत या महाराज के नाम से जाना जाता था। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए जो है वारंगल तीसरी शताब्दी तक प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो ये प्रतिष्ठानपुर को चंद्रवंशीय शासकों का स्थान माना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ये बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? यानी हर्षवर्धन का, तो ये 606 से 641 ईस्वी तक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो ये किया था कन्नौज में। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो ये औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र के निवासी थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। यहाँ पर लास्ट दे रखा है, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ में जो बनाया गया था का जो पुनरुद्धार जो है, जिसको जीर्णोद्धार कहते हैं, शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, ये बिहार राज्य में स्थित है। हेनसोंग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में। और हेनसोंग ने जो है सी यू की नामक रचना जो है वो लिखी थी। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? तो ये सातवाहन काल से नारियल की खेती जो है भारत में वो स्टार्ट हुई थी। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो रेशम के लिए कौशेय शब्द का उपयोग हुआ है। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो ये कन्नौज में जो है ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वो मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ये ग्राम सभा के हाथ में भूमि का स्वामित्व होता था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो हेनसोंग ने। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो 672 ईस्वी में। चीन के जो है 3 प्रमुख यात्री रहे हैं, हेनसोंग और इत्सिंग और एक जो है फाहियान। तो ये 3 प्रमुख यात्री रहे हैं जिन्होंने भारत में यात्रा की है और ये चीनी यात्री थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी के नाम पर ही बिहार में एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन बख्तियारपुर नामक। और वही बख्तियारपुर स्टेशन जो है मेरा एक तरीके से रेलवे स्टेशन है जहां मैं उतर के अपना गांव के लिए जाता हूं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में भी। चलिए, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो उत्तर गुप्त काल में। चीन में दूत भेजने वाले शासक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर शासक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जो है अपना चीन में दूत भेजा था, तो किसको? पुष्य भूति वंश को। और नरसी जो ये इससे संबंधित राज्य या वंश है कि किस शासक ने भेजा और वो किस वंश से संबंधित थे। तो हर्षवर्धन जो थे वो पुष्य भूति वंश से संबंधित थे। नरसी द्वितीय ये पल्लव वंश से थे। यशोवर्मन कन्नौज नरेश और कलोतुंग प्रथम चोल वंश से ये संबंधित थे, जिन्होंने चीन में अपने दूत जो है वो भेजा था। नेक्स्ट है यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला
और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर कीजिए, दोस्तों की भलाई कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। चलिए, खजुराहों का मांगतेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो है शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कन्हेरी में। पालीताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? तो यह भावनगर में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? तो ये है एलिफेंटा गुफा जो है वो त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात है। खजुराहों के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से। तो ये तीनों धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल, काठमांडू में स्थित है। बौद्ध गुफा मंदिर में कौन सबसे प्रसिद्ध है? तो अजंता, जो महाराष्ट्र की जो गुफा है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एवं फेमस है। एलोरा गुफा जो महाराष्ट्र का है का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो ये सीतापुर, उत्तर प्रदेश में है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आचार्य किसे माना जाता है? तो ये कैलाश मंदिर को, जो एलोरा में है। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने? तो कृष्ण प्रथम ने। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो ये जैन धर्म को। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये नरसिंह देव वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। काला पैगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोंकण का सूर्य मंदिर, इसे काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही ज़िले में। नेक्स्ट, भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है नागर शैली में। द्रविड़ शैली को मंदिरों के निर्माण में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तो यह तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर कहाँ के नष्ट हुए मंदिरों का सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा का नष्ट होने वाले मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर था। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया? तो ये पल्लव शासकों द्वारा। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में ये स्थित है। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये है हम्पी, कर्नाटक में। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका और गोवर्धन मठ पुरी एवं वेदांत मठ श्रृंगेरी में की स्थापना की थी। तो आदि शंकराचार्य ने कई सारे मठों की स्थापना करी, जिसमें ज्योतिर्मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ और वेदांत मठ प्रसिद्ध हैं।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्देशित है? तो ये मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। जो पंचायतन है ये क्या है? ये है मंदिर रचना की एक शैली है। गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजेंद्र चोल ने। राज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो यह है द्रविड़ शैली का। बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। यहाँ पर मंदिर स्थापत्य कला के कुछ उदाहरण हैं और ये जो मंदिर स्थापत्य है वो कहाँ पर है उसके बारे में है। तो यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर स्थिति है। एरण का विष्णु मंदिर, एरण सागर जिला मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा सताना जिला मध्य प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में है। तिगबा का विष्णु मंदिर, तिगबा का विष्णु मंदिर जो है तिगबा में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। नचना काठूरा का पार्वती मंदिर, नचना कुठार में है, पन्ना मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, ये भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। और ये है पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया में है, सताना जिला मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ में है, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है दक्षिण भारत में के राजवंश एवं संगम युग। दोस्तों हम बड़े बड़े टॉपिक्स तो कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे टॉपिक्स हैं वहाँ से जब क्वेश्चंस आता है तो हम अक्सर अटक जाते हैं। तो अगर आप छोटे टॉपिक्स को इग्नोर भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट एनसीईआरटी के जो सार संग्रह है वहाँ से एक बार आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा ताकि क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं कम हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था चोल वंश। चोल वंश जो था अपनी सैनिक शक्ति के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था और वो सैनिक शक्ति के लिए ज़्यादा जाना जाता था। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो ये था पल्लव वंश के शासकों ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सांडे राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो ये चतुर्भुज। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है या किस लेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो ये कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भागों में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो ये चोल वंश के। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक काफूर। संगमकालीन प्रमुख साहित्य की अगर बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर साहित्य निर्मित हुए थे। तो यहाँ पर संगम साहित्य है और यहाँ पर इसके रचनाकार हैं। तिरुकुरल या कुरल जो है ये बल्लूबर द्वारा इसकी रचना की गई थी। अहनानूर ये रुद्र शर्मन द्वारा इसकी रचना की गई। तोलकापियम जो है तोलकापियर द्वारा इसकी रचना की गई। और जीवक चिंतामणि ये जो है तिरुतक देवर द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसके बाद में है शिल्पदाकारम ये जो है इलंगो आदिगल द्वारा इसकी रचना की गई थी। मणिमेखलय शीतलय सत्र नगर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और मरुगरु नाम भी इतने अजीब हैं, मरुगरुपाध्याय इसकी रचना जो है नक्कीर द्वारा किया गया था, नक्कीरर द्वारा। तो दोस्तों ये बहुत ही
टंग ट्विस्ट वाले वर्ड्स हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित करी थी। यहाँ पर कुछ प्रमुख राजवंश तथा उनके संस्थापकों का वर्णन दिया हुआ है और उनकी राजधानियाँ हैं। चोल वंश, इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर, और संस्थापक जो था विजयालय था, विजयालय। पल्लव वंश, कांचीपुरम इसकी राजधानी थी और सिंह विष्णु जो है इसके संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश, इसके जो राजधानी थी वो था मान्यखेत और दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना करी थी। होयसल वंश, द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी और विष्णुवर्धन ने इसकी स्थापना करी थी इस वंश की। काकतीय वंश, अमकोंड जो है, अमकोंड इसकी राजधानी थी और बेटा प्रथम ने इस वंश की स्थापना करी थी। गंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे वज्रहत, ब्रजहस्त पंचम और इनकी जो राजधानी थी वो था कुबलाल व तलकाड। पाल वंश की जो राजधानी थी वो थी मुंगेर और गोपाल ने इसकी स्थापना करी थी। सेन वंश की जो राजधानी थी वो था लखनौती और इसका जो संस्थापक था वो था सामंत सेन। इसके बाद में आता है पांड्य वंश का जो संस्थापक था उससे नेडियोन के नाम से जाना जाता था और मदुरै जो था इसकी राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज और नागभट्ट प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी। चालुक्य की जो राजधानी थी वो था कल्याण या फिर मान्यखेत और तैलप द्वितीय ने इसकी स्थापना करी थी। चालुक्य बादामी, ये बातापी इसकी जो राजधानी थी और जयसिंह प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी। चालुक्य बेंगी, इसकी राजधानी बेंगी थी और विष्णुवर्धन ने इसकी स्थापना करी थी। गहड़वाल वंश, वाराणसी में इसकी राजधानी थी और जो है चंद्रदेव ने इसकी स्थापना करी थी इस वंश की। सोलंकी वंश की जो स्थापना जो है वो मूल राज ने करा था और आनहिलवाड़ जो है इसकी राजधानी थी। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र द्वारा किया गया था और धारा नगरी जो है इसकी राजधानी थी। सोलंकी वंश की स्थापना जो कलचुरी वंश जो है इसकी स्थापना जो है वो किया गया था कोक्कल द्वारा और इसकी जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी। चौहान वंश, वासुदेव द्वारा इसकी स्थापना और इसकी जो राजधानी थी वो अजमेर था। चंदेल वंश, खजुराहो इसकी राजधानी थी और नन्नुक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में स्थित है। चोलों के अधीन ग्रामीण प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं? तो वो है उत्तर मेरूर में। किसके शासनकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो ये था कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तो यह है तमिल में। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये है बनवासी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इसी का विस्तार। चलिए इसको देखते हैं। तमिल रामायण अथवा राम अवतार का लेखक कौन है? तो ये है कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजाओं ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो ये था कुलोतुंग प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्रामीण प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। तो दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए कौन जाना जाता है? तो चोल। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध
तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक ने किया, वो था ओरिका मेडू। संगम साहित्य में वर्णित कण्गी कौन है? तो ये तमिल महाकाव्य मणिमेखला की नायिका है। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शेन गुट्टबुन था, जो नेदु जरेनल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या कण्गी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो यह है मणिमेखला। दक्षिण भारत में किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो ये पांडे ने। तोल काम्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तमिल व्याकरण और काव्य से। तोल काम्पियम संगम तमिलों की प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को सांडे राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो बेंगी नदी को। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? तो पंपा, पोना और रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन था? तो ये पेरुंदेवनागर। ये था पेरुंदेवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कूरल के लेखक कौन है? तो ये हैं तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो ये शैव धर्म से संबंधित थे। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों की रचना का काल क्या है? तो 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक का काल माना जाता है। राजेंद्र प्रथम ने गैंगकोड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गैंगकोड चोल की उपाधि धारण की थी। संगमकालीन प्रचलित कुछ शब्दावलियां हैं। तो ये है बरियम। बरियम किसे कहा जाता था? क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर, इसको बरियम के नाम से जाना जाता था। बरियम का मतलब होता है बरियम वसूलने वाला अधिकारी। बरियर जो होता है वो कौन होता है? जो है बरियम वसूलने वाले अधिकारी को, यानी कर वसूलने वाले अधिकारी को बरियर के नाम से जाना जाता है। कराई जो था भू राजस्व यानी लगान को कराई बोला जाता था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत माना जाता था और उपज का 1/6 भाग जो है वो लिया जाता था। इराई सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा होता था, इसे बोला जाता था इराई। इराबू जबरन लिए जाने वाला उपहार जो है उसे क्या कहा जाता था? इराबू। उल्गू या संगम सीमा शुल्क व मार्ग कर जो है इसको उल्गू या फिर संगम कहा जाता था और राज्य की आय का दूसरा प्रमुख स्रोत था। कड़मई या फिर पाडुबडू राजा को दिए जाने वाला शुल्क था। ये माबेली ये था भूमाप इकाई। तो भूमाप इकाई क्या था? माबेली। कलम क्या था? अनाज के तौल की इकाई को कलम कहा जाता था। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन, को एवं मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो वो है स्कंद देवता। अन्य नाम जो है कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम, इन देवता को मरुगन के नाम से जाना जाता था। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग क्या कहा जाता था? तो मरुदम कहा जाता था। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कारिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो ये वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोम व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो यवन के नाम से जाना जाता था। संगम युग में उरैयूर कपास
या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पल्लय की रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? करी काल द्वारा। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त हुआ है तो वो है परिपादल। किस सांडे शासक ने समुद्र पूजा की आरंभ करवाई थी? तो ये था नेडियोन। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा आज का प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का। और इसके बाद जो है एंशंट हिस्ट्री जो है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसका एक पार्ट पहले बना दिया गया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो इसको जाकर ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। चलिए देखते हैं। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाए भाग के रचयिता कौन थे? तो जीमूत वाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो गुजरात के शासकों का। आर्यभट्ट कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन थे? तो ये थे संध्याकर नंदी। नेक्स्ट है कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो ये आगे करा था जोन राज एवं श्रीवर द्वारा। और जो कल्हड़ द्वारा जो रचित है राजतरंगिणी, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारियाँ प्रदान करता है। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी, ये तो सबको पता है। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवारे सुहौली शीर्षक किया गया था। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो ये है पणिनि। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? तो चंद्रवरदायी थे। तो चंद्रवरदायी के द्वारा जो रचित है पृथ्वीराज रासो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। 10 कुमार रचित के लेखक कौन थे? तो ये दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो ये भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन। मिलिंद पोन्हे किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये पाली ग्रंथ का है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के रचयिता कौन थे? तो ये हर्षवर्धन। और शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? तो ये था इलंगो। इसके बाद में है संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ये जयानक है। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो बृहत संहिता को विश्वकोशीय ग्रंथ कहा जाता है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि। शुंग काल के शासक पुष्यमुत्र शुंग के शासनकाल तथा उनके पुरोहित थे। इसके अलावा और कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यह है सौंदरानंद किसकी रचना है? तो ये अश्वघोष की रचना है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये है समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन के बीच में। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो ये कल्हड़ की राजतरंगिणी से। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की? तो हाल ने। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं?
तो वो जाने जाते हैं भास्कराचार्य। गुप्त काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से रचनाओं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पर एक साइड में रचनाकार है और दूसरी तरफ रचनाएं दे रखी है। तो यहाँ पर जो रचनाकार है अगर देखें तो कालिदास की रचनाएं हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें है मालवी कानिमित्र, इसके बाद में अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतुहंसारम, कुमार संभव, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। ये जो पुस्तकें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विशाख दत्त की जो रचना है वो है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। दंडिन की रचना है दश कुमार रचित और काव्य दर्शन। सिद्धसेन न्याय अवतार इनके द्वारा लिखा गया। भास द्वारा जो है स्वप्न वास दत्तम और चारु दत्तम जो है ये रचना लिखी गई। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र, चरक द्वारा चरक संहिता, आर्यभट्ट द्वारा ब्राह्मण सिद्धांत और बुद्ध घोष द्वारा विशुद्धिगम और असंग द्वारा जो है योगाचार, भास द्वारा उरुभंग, भारवी द्वारा किरातारुजुनियम, अमर सिंह द्वारा अमरकोश और वत्स भट्टी द्वारा रावण वध। इसके बाद में चंद्र गोविंद द्वारा चंद्र व्याकरण, बरामिहिर द्वारा बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका और आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टयम और शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम नामक रचना जो है वो किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो, एटलीस्ट PDF जो है आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।